जय हिंद साथियों, ट्रिकी एकेडमी में आपका स्वागत है और मैं पूजा चौहान ट्रिकी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ना शुरू करने वाले हैं आप साइंस के बारे में। ठीक है, जो आपकी एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई से भी एग्जाम आप देंगे तो हर एग्जाम के लिए साइंस इंपॉर्टेंट है और इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, साइंस क्या होता है? तो साइंस यानी कि विज्ञान कि वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकृति के सुव्यवस्थित ज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? विज्ञान कहा जाता है या साइंस कहा जाता है। अब जो साइंस होता है वैसे तो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? नेचुरल साइंस होता है जिसको प्राकृतिक विज्ञान कहा जाता है। दूसरा जो होता है फॉर्मल साइंस होता है जिसको औपचारिक विज्ञान कहा जाता है। और तीसरा जो होता है सोशल साइंस होता है जिसको सामाजिक विज्ञान कहा जाता है। लेकिन आपके एग्जाम में ये तीनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि प्राकृतिक विज्ञान में क्या क्या इंक्लूड रहता है? तो इसमें इंक्लूड रहता है बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, यानी कि जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। यही बात अगर आती है कि औपचारिक विज्ञान यानी कि फॉर्मल साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, तो वो आते हैं मैथ्स और रीजनिंग। उसके बाद में अगर सामाजिक विज्ञान की बात आती है तो उसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं मानव व्यवहार के बारे में और समाज के बारे में। सॉरी। तो ये 3 प्रकार का क्या होता है? विज्ञान होता है। विज्ञान की परिभाषा मैंने आपको बता दी है कि किसी भी प्रकृति के किसी भी क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहा जाता है? विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, विज्ञान। किसे कहा जाता है? विज्ञान। हम पढ़ने वाले हैं साइंस या विज्ञान। विज्ञान हम पढ़ने वाले हैं और विज्ञान की अगर आपसे परिभाषा पूछी जाती है तो विज्ञान की परिभाषा होती है प्रकृति के सुव्यवस्थित ज्ञान। प्रकृति के सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, प्रकृति के सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को ही क्या कहा जाता है? विज्ञान कहा जाता है। अब विज्ञान होता कितने प्रकार का है? तो विज्ञान 3 प्रकार का होता है। और वो 3 प्रकार कौन से हैं? तो वो 3 प्रकार होते हैं पहला जो है वो कहलाता है प्रकृति विज्ञान। ठीक है, प्रकृति विज्ञान जिसको कहा जाता है नेचुरल साइंस। दूसरा जो होता है वो होता है औपचारिक विज्ञान। औपचारिक विज्ञान जिसको कहा जाता है फॉर्मल साइंस। फॉर्मल साइंस। ठीक है, तीसरा जो होता है वो कहलाता है सामाजिक विज्ञान। जिसको कहा जाता है सोशल साइंस। ये 3 प्रकार से विज्ञान को विभाजित किया गया है और इसके अंतर्गत भी और इंक्लूड है। जैसे कि प्रकृति विज्ञान के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो प्रकृति विज्ञान के अंतर्गत आता है, पहला जो होता है वो होता है बायोलॉजी। बायोलॉजी जिसको कहा जाता है जीव विज्ञान। ठीक है, कलर शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको, दूसरा कलर ले लेते हैं। नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस जो होता है 3 टाइप्स का होता है जिसके अंतर्गत आता है बायोलॉजी। बायोलॉजी जिसको कहा जाता है जीव विज्ञान। दूसरा जो इसके अंतर्गत आता है वो होता है केमिस्ट्री जिसको कहा जाता है रसायन विज्ञान। और तीसरा जो
भाग है इसका वो है फिजिक्स। फिजिक्स जिसको कहा जाता है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान। अब औपचारिक विज्ञान की अगर बात आती है तो ये दो तरीके से विभाजित है। पहला जो होता है वो कहलाता है गणित और दूसरा जो कहलाता है वो कहलाता है तर्क। ठीक है, गणित यानी कि मैथ्स, तर्क यानी कि रीजनिंग। उसके बाद में सामाजिक विज्ञान की अगर बात आती है तो इसमें आप दो चीजें पढ़ते हो। एक तो होता है मानव व्यवहार के बारे में और दूसरा आप क्या पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं समाज के बारे में, सोसाइटी के बारे में। ठीक है, मानव व्यवहार, ह्यूमन बिहेवियर एंड समाज यानी कि सोसाइटी। ठीक है, तो ये इस प्रकार से विज्ञान को विभाजित किया गया है, चाहे वो भौतिक तौर पर हो, चाहे पदार्थों के आधार पर हो, चाहे किसी क्रिया के आधार पर हो, तो वो तीन प्रकार से विभाजित किया गया है। और प्रकृति के सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को ही क्या कहा जाता है, विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, विज्ञान को तीन भागों से विभाजित किया गया है, प्राकृतिक विज्ञान, औपचारिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। प्राकृतिक आपको जो मेन एग्जाम में पढ़ना है वो आपको क्या पढ़ना है, वो आपको पढ़ना है प्राकृतिक विज्ञान। ठीक है, नेचुरल साइंस आपको पढ़ना है, क्योंकि ये जो चीजें हैं इसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स यही एग्जाम में ज्यादा पूछी जाती है। बाकी मैथ्स रीजनिंग का एक पोर्शन अलग आता है एग्जाम में, और मानव व्यवहार और समाज से संबंधित प्रश्न भी कुछ कुछ ही आते हैं। बाकी जो ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो पूछे जाते हैं प्रकृति विज्ञान से, यानी कि बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री से। तो यही आपको मेनली पढ़ना है। तो मैंने आपको बता दिया है कि विज्ञान किसको कहा जाता है, तो प्रकृति के सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। और विज्ञान को आगे चलकर तीन भागों में विभाजित किया गया है, प्राकृतिक विज्ञान, औपचारिक विज्ञान और क्या है, सामाजिक विज्ञान। अगर बात आती है कि विज्ञान के जनक कौन है, तो विज्ञान के जनक हैं अरस्तु। अरस्तु को कहा जाता है विज्ञान के जनक। लेकिन अगर बात आती है कि आधुनिक जनक कौन है विज्ञान के, तो आधुनिक जनक यानी कि पीरियोडिक फादर कौन है, मॉडर्न फादर ऑफ साइंस कौन है, गैलीलियो। गैलीलियो को कहा जाता है मॉडर्न फादर ऑफ साइंस। लेकिन अगर फादर ऑफ साइंस यानी कि विज्ञान के जनक अगर पूछे जाते हैं तो वो है अरस्तु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं अब प्रकृति विज्ञान के बारे में। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम चलिए अगला जो है आपका प्रकृति विज्ञान के बारे में हम शुरुआत करते हैं, या हम साइंस में जो मेन चीजें हैं वो पढ़ते हैं। प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान जो भी चीजें हमारी प्रकृति में हमें दिखाई देती है, हम जिन्हें महसूस करते हैं, जो हमारे आसपास का वातावरण बनाती हैं, वही चीजें क्या कहलाती है, प्राकृतिक विज्ञान कहलाती है। जैसे कि हम लोग, हमारे शरीर की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, सभी जीव जंतुओं की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, उनका अध्ययन कहाँ किया गया है, तो वो आता है किसके अंतर्गत, प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत। उसके साथ ही रसायनों का उत्पादन कहाँ से हुआ है, किस प्रकार के रसायनों की खोज हुई है, अम्ल क्षार क्या होते हैं, भस्म क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं, ये सभी चीजें, इन सभी चीजों की जानकारी जो हमें प्राप्त होती है वो कहाँ से होती है, प्राकृतिक विज्ञान से होती है। और प्राकृतिक विज्ञान में भी कहाँ से, तो रसायन शास्त्र या केमिस्ट्री से होती है। उसके बाद में जितने भी प्रकाशीय तरंग गतियां होती है या ध्वनि होती है, ताप होता है, उष्मा जिसको कहा जाता है, उष्मा होती है, इन सभी का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो वो किस में किया जाता है, प्राकृतिक विज्ञान में किया जाता है। और प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत ही फिजिक्स यानी कि भौतिकी आता है, उसके अंतर्गत किया जाता है। तो हमें ये तीनों ही सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। मैं आपको बता देती हूँ कि कौन से प्राकृतिक विज्ञान को कितने भागों में विभाजित किया गया है, 3 भागों में विभाजित किया गया है। और यहाँ मैं आपको पूरा चार्ट के रूप में बताऊंगी कि किस तरीके से कौन सी भाषा का शब्द है, क्या सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाएगी।
ठीक है। तो प्राकृतिक विज्ञान जिसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, पहला जो है वो है बायोलॉजी, बायोलॉजी या जिसको कहा जाता है जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, ठीक है। दूसरा जो आता है वो आता है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री जिसको कहा जाता है रसायन विज्ञान, और तीसरा जो आता है वो होता है फिजिक्स जिसको कहा जाता है भौतिक विज्ञान। ठीक है। अब देखिए जो जीव विज्ञान है इस शब्द को पहले कौन लेके आया था? बायोलॉजी जो शब्द है उसे कौन लेकर सबसे पहले आया था? तो बायोलॉजी शब्द देने वाले कौन थे? ये शब्द दिया गया था किसके द्वारा? लेमार्क एंड ट्रेवेनियस के द्वारा। लेमार्क एंड ट्रेवेनियस के द्वारा। लेमार्क एंड ट्रेवेनियस के द्वारा ही क्या शब्द दिया गया है? बायोलॉजी या जीव विज्ञान। अब लेमार्क जो थे ये कहाँ के निवासी थे? तो लेमार्क जो थे ये एक फ्रांस के निवासी थे, लेमार्क। और ट्रेवेनियस जो थे ये कहाँ के थे? तो ये एक जर्मनी के वैज्ञानिक थे। कब दिया था इन्होंने? तो लगभग 1801 से लेकर 1802 के बीच में इन्होंने ये शब्द दिया था। एग्जाम में पूछा जाता है कि बायोलॉजी शब्द किस भाषा का शब्द है? तो ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, किस भाषा का शब्द है? ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है। और अगर केमिस्ट्री का पूछा जाता है कि ये किस भाषा का शब्द है, तो ये एक लेटिन भाषा का शब्द है। क्या? रसायन विज्ञान, लेटिन भाषा। और अगर फिजिक्स की बात आती है तो फिजिक्स भी किस भाषा का शब्द है? ये भी एक ग्रीक भाषा का ही शब्द है। आपसे पूछा जाता है कि बायोलॉजी शब्द किसके द्वारा दिया गया है? तो लेमार्क एंड ट्रेवेनियस के द्वारा 1801 से लेकर 1802 के बीच में। किसी किसी किताब में 1801 दे रखा है और किसी किताबों में 1802 दे रखा है, इसीलिए यहां पर दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर मेंशन कर दिए, 1801 या 1802, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, इसलिए यहाँ पर बता दिया गया है। तो लेमार्क एंड ट्रेवेनियस के द्वारा बायोलॉजी या जीव विज्ञान शब्द दिया गया था 1801 या 2 में। अब बात आती है कि इनके जनक कौन है? तो इनके जो जनक हैं या फादर ऑफ बायोलॉजी जो हैं वो किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है या जीव विज्ञान के जनक, जीव विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है किसे? अरस्तु को। किसको कहा जाता है? अरस्तु, अरस्तु, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल इंग्लिश में कहा जाता है, हिंदी में अरस्तु कहा जाता है, और इन्हीं को जीव विज्ञान के जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, वो जंतुओं के लिए लिखी थी। इन्होंने क्या किया था? एरिस्टोटल ने, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि विज्ञान को 3 भागों में विभाजित किया गया है, प्राकृतिक विज्ञान, औपचारिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। लेकिन उन तीनों के अलावा बायोलॉजी को एक अलग ही ब्रांच, एक अलग ही शाखा बनाने का जो श्रेय जाता है वो अरस्तु को जाता है। जीव विज्ञान नाम से या बायोलॉजी शब्द जो है, बायोलॉजी की एक जो शाखा बनी हुई है वो अलग शाखा बनाने के लिए अरस्तु को उसका श्रेय दिया गया है, इसीलिए अरस्तु को ही जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। उसके बाद में बात आती है कि रसायन शास्त्र के जनक कौन है? तो इसके जो जनक हैं वो हैं एंटोनी लेवोशियर। कौन कहलाते हैं? एंटोनी लेवोशियर। एंटोनी लेवोशियर को ही क्या कहा जाता है? रसायन विज्ञान के जनक या केमिस्ट्री के जनक कहा जाता है। केमिस्ट्री जो शब्द है ये कीमिया से सब मिलकर बना है, उसी तरीके से बायोलॉजी जो है ये बायो प्लस लॉजी से मिलकर बना है। ठीक है, बायो प्लस लॉजी, अभी मैं बताऊंगी बायोलॉजी के बारे में आपको पूरी डिस्क्रिप्शन। उसके बाद में ग्रीक भाषा का शब्द है फिजिक्स, और ग्रीक भाषा यानी कि फिजिक्स के जो जनक है
फादर ऑफ फिजिक्स किसको कहा जाता है? तो इसके जो जनक हैं वो हैं सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन को ही भौतिकी या फिजिक्स के जनक कहा जाता है। लेकिन आधुनिक जनक की अगर बात आती है, मॉडर्न फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है किसको? आधुनिक जनक किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अल्बर्ट आइंस्टीन को। अल्बर्ट आइंस्टीन को ही कहा जाता है आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक। ठीक है, तो ये मैंने प्राकृतिक विज्ञान के अलग अलग भाग बता दिए हैं आपको, 3 भागों में विभाजित किया गया है और उनके जो भी जनक थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम शुरुआत करते हैं बायोलॉजी से, क्योंकि बायोलॉजी जो है हर एग्जाम में जो 70% पोर्शन आता है वो बायोलॉजी से ही आता है। बाकी की जो फिजिक्स केमिस्ट्री हैं उतने क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे सारे सब्जेक्ट, पर जो पोर्शन ज़्यादा आता है एग्जाम में पहले हम उसी को कंप्लीट करेंगे। और आज से आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेगी, सारे टॉपिक आपको कंटिन्यू मिलेंगे, सारे लेक्चर्स आपको कंटिन्यू मिलेंगे, हर टॉपिक के 2-2, 3-3 लेक्चर्स रहेंगे। तो आप अपनी तैयारी अच्छी रखिए, और किसके साथ में रखेंगे? तो ट्रिकी एकेडमी के साथ में, क्योंकि साइंस के साथ साथ जनरल नॉलेज भी बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, हो सकता है कल परसों में ही शुरू हो जाएगा। तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होने वाली है, अब जुड़े रहें ट्रिकी एकेडमी के साथ में। ठीक है, तो ये शुरुआत कर दी हमने प्राकृतिक विज्ञान की, उसके 3 भाग बता दिए हैं। अब मैंने जैसा कि आपको बताया कि हम पहले बायोलॉजी से शुरुआत करते हैं, तो हम पढ़ेंगे अब बायोलॉजी के बारे में। चलिए, बायोलॉजी। बायोलॉजी जिसको कहा जाता है जीव विज्ञान, जीव विज्ञान कहा जाता है। अब बायोलॉजी जो शब्द है ये किन शब्दों से मिलकर बना है? तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है बायोलॉजी, बायो प्लस दूसरा होता है लॉजी। बायो का मतलब होता है सजीव, क्या होता है? सजीव, या जिसको हम कहते हैं लिविंग्स। ठीक है, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, टू स्टडी। ठीक है, अर्थात अगर हम इसे परिभाषा के रूप में प्रस्तुत करेंगे तो किस तरीके से होगा वो, अगर हम इसे परिभाषा के तौर पर समझेंगे तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है उसी को क्या कहा जाता है? बायोलॉजी या जीव विज्ञान कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बायोलॉजी जो शब्द है ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये शब्द दिया गया है 1801 या 1802 में लेमार्क एंड ट्रेवेनियस के द्वारा, लेमार्क एंड ट्रेवेनियस के द्वारा। ठीक है, लेमार्क एंड ट्रेवेनियस के द्वारा यह शब्द दिया गया है। लेमार्क, पूछा जाता है कि लेमार्क कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो लेमार्क जो हैं ये एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे, और ट्रेवेनियस जो थे ये एक जर्मनी वैज्ञानिक थे, जर्मन के वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो 1801 और 2 में इन्होंने बायोलॉजी शब्द दिया था जिसका अर्थ होता है सजीवों का अध्ययन करना। अब सजीव किसको कहा जाता है? तो सजीव वो कहलाते हैं जिसके अंदर कुछ क्रियाएं हो। किस प्रकार की क्रियाएं हो? तो जिसके अंतर्गत कुछ क्रियाएं हो, जैसे कि पहली, सबसे पहले जरूरी होता है जीवन के लिए श्वसन करना। ठीक है, बिना श्वसन के कोई व्यक्ति रह सकता है? नहीं रह सकता है, श्वसन बहुत जरूरी है। तो जिसके अंतर्गत श्वसन की क्रिया हो वही क्या कहलाते हैं? सजीव। जिसके अंतर्गत क्या हो? जिसके अंतर्गत श्वसन, श्वसन के बाद आता है पाचन। ठीक है, जिसमें पाचन की क्रिया हो उसको क्या कहलाता है? वो क्या कहलाते हैं? वो सजीव कहलाते हैं। अब पाचन हुआ तो उनकी वृद्धि भी हो गई, तो वृद्धि हो जिसमें ग्रोथ हो, यानी कि श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन। पाचन यानी कि डाइजेशन, वृद्धि यानी कि ग्रोथ, गति हो जिसमें
मूवमेंट हो, ठीक है, जिसमें गति हो, जिसमें अवशोषण हो, अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, जिसमें प्रजनन हो, रिप्रोडक्शन, और जिसमें क्या हो, उत्सर्जन हो, यानी कि एक्सक्रीशन हो, वही सब क्या कहलाते हैं, सजीव कहलाते हैं। अब देखिए, हम लोग सांस लेते हैं, क्यों लेते हैं, जीवित रहने के लिए और साथ में हमारे भोजन को पचाने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से आप ऑक्सीजन लेते हो, ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर इंटर करने के बाद में श्वसन की अभिक्रिया कर देती है और बदले में क्या दे देती है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी उसमें अवशोषित हो जाता है, बचता है एटीपी ऊर्जा के रूप में, और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनकर रिलीज हो जाती है, बचता क्या है उसमें, केवल पानी और एटीपी। एटीपी हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, हमारी कोशिका की माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर्ड हो जाता है और वो दिन भर हमें एनर्जी देते रहता है। तो हमारे अंदर श्वसन की अभिक्रिया होती है, इसीलिए हम क्या कहलाते हैं, सजीव कहलाते हैं। हमारे अंदर पाचन की अभिक्रिया होती है, जो कि श्वसन से ही संबंधित है, मतलब जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी चीजें खाते हैं वो डाइजेस्ट हो जाती है, इसीलिए हम क्या हैं, सजीव है। अब डाइजेस्ट हो गया तो हमारे शरीर की उससे वृद्धि हो जाती है, तो इसीलिए हम क्या कहलाते हैं, सजीव। गति, हम एक जगह तो नहीं रहते, घूमते फिरते रहते हैं, तो हमारे शरीर में गति भी होती रहती है, इसीलिए हम क्या हैं, सजीव हैं। अवशोषण, हमारे शरीर के अंदर खाए गए भोजन का और पिए गए पानी का अवशोषण होता है। जो भी चीजें हमारे भोजन में इंक्लूड थी, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो या कोई भी मिनरल हो, इन सभी का अवशोषण हो जाता है हमारी बॉडी में, तो वो क्या कहलाते हैं, सजीव कहलाते हैं। प्रजनन, हम अपने ही ऑफस्प्रिंग जनरेट करते हैं, हम अपने बच्चे पैदा करते हैं, इसलिए हमारे अंदर प्रजनन की प्रक्रिया होती है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस होती है, इसीलिए हम क्या है, सजीव है। उत्सर्जन, जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं हमारे शरीर में वो सारे बाहर हो जाते हैं, एक्सक्रीट हो जाते हैं, तो इसीलिए हम क्या हैं, सजीव। अब जरूरी नहीं है ये सारी प्रक्रिया हमारे अंदर ही हो, ये सभी जानवरों में भी होती है और सभी प्रकार के पादपों में भी होती है। पादप श्वसन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हम श्वसन के रूप में ऑक्सीजन ले लेते हैं। तो इसी तरीके से हमारे अंदर जो भी क्रियाएं होती है, ये सारी वही सारी प्रक्रियाएं पादपों में भी होती है। तो जंतु और पादप दोनों ही क्या कहलाते हैं, सजीव कहलाते हैं। और निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी कहलाती है वायरस। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी क्या कहलाती है, या निर्जीव और सजीव के बीच में किसका उत्पादन होता है, तो वो होता है किसका, वायरस का, विषाणु का निर्माण हो जाता है। किस प्रकार से होता है, तो देखिए, माना कोई निर्जीव सा वायरस कहीं पर पड़ा हुआ था, आप हॉस्पिटल में जाएंगे, वहां पर आपको इसका अच्छा उदाहरण मिल सकता है। हॉस्पिटल में जितने भी प्रकार के हॉस्पिटल होते हैं, वहां पर बहुत सारे बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, तो हमें दिखाई थोड़ी देंगे कि ये बैक्टीरिया यहाँ बैठा है तो हम ना जाएं इसके पास। हम क्या करते हैं, हम तो अपनी धुंध में कहीं भी घूमते फिरते रहते हैं, कहीं भी चीजों को हाथ लगा देते हैं, तो जिस भी चीजों को आप टच करते हैं तो वो मृत वायरस था, वो आपके हाथ पर चिपक गया। अब आप अपना हाथ कहीं पर भी लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं, आपका ध्यान नहीं रहा कि आपने हैंड वॉश किया है या नहीं किया, आपने ऐसे टच किया कहीं भी टेबल चेयर वगैरह को, और फिर ऐसे नोज की तरफ, माउथ की तरफ, होंठ की तरफ ऐसे टच कर लिया आपने, तो ये जो मृत वायरस थे ये आपकी नोज के थ्रू, हवा के द्वारा, या आपने मुंह पर ऐसे टच किया तो आपके और फिर पानी पी लिया, तो ये आपकी बॉडी में इंटर कर जाते हैं, और इंटर करने के बाद में इनको मिल जाती है एक होस्ट सेल। होस्ट सेल यानी कि एक मजबूत कोशिका इन्हें मिल जाती है, और जैसे ही होस्ट सेल मिलती है, मजबूत कोशिका मिलती है, तो ये मृत वायरस जीवित हो जाते हैं और अपने ही बहुत सारी कॉपीज बना लेते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई हो जाते हैं। होस्ट सेल मिलने के कारण ही ये बहुत ज्यादा इनकी वृद्धि हो जाती है और ये हमारे शरीर पर अटैक कर देते हैं। अगर हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, प्रतिरक्षा तंत्र हमारा अच्छा होता है, तो इन वायरस को वो जो भी फाइटिंग होती है, हमारी WBC के साथ में इन वायरस की फाइटिंग होती है, तो उसमें कौन जीत जाता है, अगर हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होगा तो हमारी WBC जीत जाएगी। लेकिन अगर हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर रहेगा तो हमारी WBC हार जाएगी और उसके कारण ये वायरस हमारे शरीर पर हावी हो जाता है।
और नौबत आ जाती है किस चीज की, हॉस्पिटल में व्यक्ति को एडमिट करने की। ठीक है, तो इस तरीके से निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी कहलाते हैं वायरस। ठीक है, तो जिस भी जीव में ये सारी प्रक्रियाएं होती है वो सभी क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं सजीव। और इन चीजों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, बायोलॉजी या जीव विज्ञान कहलाता है। आ गई? ठीक है, सारी बातें अगर आपको समझ में आ गई है तो अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम, आपको समझ में आ गया है कि जो जीव विज्ञान है उसमें उसके अध्ययन को सजीवों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, अब जो पूछा जाता है कि जीव विज्ञान की शाखाएं कितनी होती है, तो जीव विज्ञान की वैसे तो 60 से ज्यादा शाखाएं होती है, 60-62 से ज्यादा शाखाएं होती है, लेकिन जो मुख्य शाखाएं हैं वो 4 होती है। कौन सी शाखाएं होती है? ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। जीव विज्ञान की शाखाएं। ठीक है, वैसे तो जीव विज्ञान की मुख्यतः मतलब कितनी की शाखाएं होती है, लगभग 60-62 शाखाएं होती है, पर जो मेन है इसमें मुख्य है वो कितनी है, तो वो है 4 शाखाएं। वो 4 शाखाएं हैं, और वो कौन सी 4 शाखाएं हैं, तो देखिए यहां पर पहला जो है वो है जूलॉजी। जूलॉजी जिसको कहा जाता है जंतु विज्ञान। दूसरी जो शाखा है वो है बॉटनी, वनस्पति विज्ञान। तीसरी जो है माइक्रोबायोलॉजी, जिसको कहा जाता है सूक्ष्म जीव विज्ञान। और चौथी शाखा जो होती है वो है जेनेटिक्स, जिसको कहा जाता है आनुवांशिकी। देखिए, आप बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं। आप अपनी तैयारी हमेशा की तरह मैं बोल रही हूं, आप अपनी तैयारी मजबूत रखिए। ट्रकी एकेडमी के साथ में आपको सारे टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, कंटिन्यू क्लासेस रहेगी अब आपकी, तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारना है आपको। और हर एग्जाम आपको देना है, अटेम्प्ट करना है हर एग्जाम को आपको। और तैयारी अगर आपकी मजबूत रहेगी तो आपके लिए कोई सी भी एग्जाम छोटी या बड़ी नहीं होगी, या आपकी तैयारी कम या ज्यादा नहीं होगी। तो आप लगे रहें, बने रहें ट्रकी एकेडमी के साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान की अगर बात आती है, जूलॉजी जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के जंतुओं का अध्ययन करते हैं, उसी को कहा जाता है जंतु विज्ञान। बॉटनी जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के पादपों का या वनस्पति का अध्ययन करते हैं, उसी को कहा जाता है बॉटनी या वनस्पति विज्ञान। सूक्ष्म जीव विज्ञान, ऐसे जीव जिनको हम नग्न आंखों से नहीं देख पाते हैं वो क्या कहलाते हैं, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। हमें उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसको कहा जाता है माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, जिनका हम डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं वो सूक्ष्म जीव विज्ञान के अंतर्गत आते हैं, तो उन्हीं का अध्ययन क्या कहलाता है, सूक्ष्म जीव विज्ञान कहलाता है। आनुवंशिकी, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी जो भी लक्षण होते हैं या वंशानुगत के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, आनुवंशिकी कहलाता है। बात आती है इनके जनक की, कि जीव जंतु विज्ञान के जनक कौन है, तो इनके जो जनक है, जनक या फादर जिसको कहा जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी किसको कहा जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है अरस्तु को। किसको कहा जाता है, अरस्तु को, एरिस्टोटल। ठीक है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, पुस्तक का नाम था द हिस्टोरिया ऑफ, अब एनिमल से रिलेटेड है इसीलिए एनिमेलिया, द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। इस पुस्तक में इन्होंने लगभग 500 या हजार जंतुओं के वैज्ञानिक नाम दिए थे, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी या जंतु विज्ञान के जनक कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक की बात आती है तो वो कौन है, थियोफ्रेस्टिस। थियोफ्रेस्टिस
थियोफ्रेस्टिस ने क्या किया था, तो इन्होंने भी एक बुक लिखी थी, एक पुस्तक लिखी थी, और उस पुस्तक का नाम क्या था, उस पुस्तक का नाम था द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। प्लांट से रिलेटेड है इसलिए प्लांटेरम, ठीक है। और इन्होंने इस पुस्तक में 500 से ज्यादा या लगभग 1000 वनस्पति के वैज्ञानिक नाम दिए थे, साथ में प्लांट मॉर्फोलॉजी समझाया था इन्होंने, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान के जनक, फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। माइक्रोबायोलॉजी के अगर जनक की बात आती है तो वो कौन है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। अब इन्होंने तो बहुत सारी खोजें की थी, ठीक है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने बहुत सारी खोजें की थी, इसीलिए इनको जनक कहा जाता है। जैसे कि सबसे पहला खोजा गया जीवाणु जो था वो किसके द्वारा खोजा गया था, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा। जीवित कोशिका की खोज भी किसने की थी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। सारी चीजें यहाँ पर लिख दूंगी, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और आनुवांशिकी की अगर बात आती है तो इसके जो जनक है वो है ग्रीगर जॉन मेंडल, ठीक है। तो ये सभी प्रकार के जनक की बात हो गई है। अब मैं आपको सूक्ष्म जीव विज्ञान के जो जनक है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, उनकी खोजों के बारे में बताती हूँ, ठीक है। क्या क्या खोजा इन्होंने, सबसे पहले क्या खोजा था इन्होंने, सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप खोजा इन्होंने। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका खोजी, जीवित कोशिका। उसके बाद इन्होंने सबसे पहले जीवाणु खोजा, जीवाणु खोजा। और जीवाणु किसका था वो, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा सबसे पहले खोजा गया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने आरबीसी की खोज की, आरबीसी की खोज की। उसके बाद इन्होंने शुक्राणु की खोज की, शुक्राणु यानी कि स्पर्म, स्पर्म की खोज भी किसके द्वारा की गई है, ल्यूवेनहॉक के द्वारा ही की गई है। सबसे पहले खोजी गई कोशिका जो थी वो माइकोप्लाज्मा की ही थी, सबसे पहले खोजा गया जो जीवाणु था वो माइकोप्लाज्मा ही था। तो सबसे पहले खोजी गई कोशिका की बात आती है तो वो आप क्या बताओगे किसकी होती है, वो माइकोप्लाज्मा नामक जीवाणु की, ठीक है। तो इतनी खोजें की थी इन्होंने एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक। ग्रीगर जॉन मेंडल ने क्या किया था, तो इन्होंने वंशानुगत वंशानुगत और हेरिडिटी एंड वेरिएशन, विविधता, विविधता, वंशानुगत जिसको क्या कहा जाता है, हेरिडिटी, ठीक है, हेरिडिटी। और विविधता यानी कि वेरिएशन। हेरिडिटी एंड वेरिएशन के बारे में बताया था किसने, ग्रीगर जॉन मेंडल ने, इसीलिए इनको कहा जाता है आनुवांशिकी के जनक, ठीक है। हेरिडिटी वंशानुगत, जो पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण आते रहते हैं बच्चों में, माता पिता के, दादा दादी के, चाचा चाची के, बड़े पापा बड़ी मम्मी के या बुआ जी वगैरह के, जो भी लक्षण बच्चों में आते रहते हैं उनको कहा जाता है हेरिडिटी या वंशानुगत। हो सकता है आंखों का कलर हो सकता है, बालों का कलर हो सकता है, हाइट हो सकती है, हेल्थ हो सकती है, शरीर का कलर हो, मतलब स्किन का कलर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बोलने का तरीका हो सकता है। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, हेरिडिटी में आते हैं, वंशानुगत में आते हैं, ठीक है। उसके बाद वेरिएशन क्या होता है, जो एज डिफरेंस होता है, जैसे कि अभी हमारे दादा दादी वगैरह की जो सोच है वही सोच अगर आज की जनरेशन से मिलाई जाए तो बिल्कुल अलग है, बहुत ही अपोजिट है।
तो या फिर जो बड़ा बच्चा होता है उसकी तरफ, और सबसे छोटा जो बच्चा होता है, किसी पेरेंट्स के 3 बच्चे हैं और उन 3 बच्चों में जो पहला बच्चा होगा वो थोड़ा शर्मीला होगा, उसमें थोड़ी कम क्रियाएं होंगी, मतलब कि कुछ सीखने की क्रियाएं होगी वो थोड़ी कम होगी। किसकी तुलना में? सबसे छोटे वाले बच्चे में, क्योंकि सबसे छोटा जो बच्चा होगा उसमें जो भी वेरिएशन रहेगा उसके हिसाब से अगर देखा जाता है तो वो बच्चा बहुत ही चतुर, चंट, चालाक होता है, चंचल होता है और उसमें सारी एक्टिविटी सीखने को दिखाई देती है, मतलब सारी एक्टिविटी दिखाई देती है कि वो सब कुछ कर सकता है। तो जो भी एज के हिसाब से वेरिएशन होते हैं वही क्या कहलाता है? विविधता कहलाती है, वेरिएशन कहलाता है। और इसी के बारे में अध्ययन किया था ग्रीगर जॉन मेंडल ने, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? आनुवांशिकी के जनक कहा जाता है। आज हमने बायोलॉजी से रिलेटेड पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है। कल से हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं और बने रहें आप ट्रिकी एकेडमी के साथ में। तो और आपको कंटिन्यू क्लासेस मिलेगी, टॉपिक वाइज मिलेगी, हर टॉपिक के 2-2, 3-3 लेक्चर रहेंगे। तो आप जुड़े रहें ट्रिकी एकेडमी के साथ में और अपनी जो भी परीक्षाएं, अपनी परीक्षाओं की तैयारी करते रहे ट्रिकी एकेडमी के साथ में। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, धन्यवाद।